हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेड्यूल 1 तक देखा था। जी सर, समझ में आया था? मैं बोलूँ बहुत बढ़िया सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी? बिल्कुल नहीं सर। तो आज हम लोग शेड्यूल 2 करें। ये क्या होता है शेड्यूल 2? जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था, शेड्यूल 1 होता है विदाउट कंसिडरेशन, मैटर्स विच आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। फिर से आप ओपन कर लीजिए शेड्यूल 1 को और 2 पेजेस के बाद देखेंगे देयर इज अ शेड्यूल 2, मैटर्स विच आर टू बी ट्रीटेड स्पेसिफिकली एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, तो मैटर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो आज हम सेकेंड शेड्यूल करेंगे, लेकिन सेकेंड शेड्यूल पर जाने से पहले क्यों ना हम एक बार शेड्यूल नंबर 1 को दोबारा रिपीट कर लें। सर उससे फायदा क्या होगा? हो तो गया, हुआ नहीं। यह आपको लगता है दैट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड, नॉट एट ऑल। स्टिल देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स which are in schedule number 1, and while we will do the study of schedule number 2, you will come to know that yes sir, in the last schedule, in the schedule number 1, we were not doing such type of things which are now covered in schedule number 2. तो अगर हमारे दिमाग में शेड्यूल नंबर 1 क्लियर होगा तो हमारे लिए शेड्यूल नंबर 2 समझना और आसान होगा, और अगर शेड्यूल नंबर 2 क्लियर हो गया तो मैक्स ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व नाउ। अब मैं बताता हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। शेड्यूल नंबर 2 की पहले तो हम इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं, ताकि जब आप शेड्यूल नंबर 2 को करें तो पूरी तरह से आपका दिमाग अलर्ट रहे कि यस वी आर जस्ट गोइंग टू डू दैट थिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहले हम लोग रेस्टोरेंट में जाते थे। कहाँ जाते थे? खाना खाते थे, अच्छी बात है। वहां हम सर्विस टैक्स का भी पे करते थे और वैट भी पे करते थे। यस सर, हम लोगों ने बिल देखे हैं, बिकॉज पार्ट ऑफ द सर्विसेज और सप्लाई वेयर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड द रेस्ट ऑफ वेयर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो वहां पर हम लोग प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बोलते थे और सेल ऑफ गुड्स बोलते थे। अब चूंकि हम लोग जीएसटी पर आ गए तो यहाँ पर सप्लाई की बात होगी, तो दिमाग और मुंह में वही चीज आएंगी कि सप्लाई की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें वैट और सीएसटी की, तो वहां पर हम लोग सेल ऑफ गुड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेल ऑफ गुड्स की। तो जितने भी पोर्शन का हम सामान कंज्यूम करते थे होटल्स में, रेस्टोरेंट में या कैटरिंग सर्विसेज में, तो उसके कुछ पोर्शन पर वैट लगता था और रेस्ट ऑफ द पोर्शन पर सर्विस टैक्स लगता था, और हमको जो बिल मिलता था उसमें सर्विस टैक्स भी चार्ज होता था और वैट भी चार्ज होता था। मींस उस पर हम लोग को इस तरह से टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब मैं बता दूं, नए पोर्शन में, मींस नए जीएसटी सिस्टम में, बोलूं? हाँ सर, नए जीएसटी सिस्टम में वो आधा सिस्टम खत्म कर दिया इस मामले को लेकर और बोल दिया कि अब सर्विस के दायरे में आएगा। किस में आएगा? सर्विस के दायरे में। नहीं सर, आप भी ना ऐसी बात करते हैं, क्या बोलूं? तो आपको मैं पहले पेज नंबर बोल दूं ताकि आपके चीज़ दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ, हम उन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं। पेज नंबर 8 पर, शेड्यूल नंबर 2 के जो पेज है, सबसे लास्ट जो पॉइंट है एनालिसिस वाला, यहाँ तो आप शेड्यूल नंबर 2 का सेकंड पेज देखेंगे, यहाँ तो शेड्यूल नंबर 2 का सबसे लास्ट पेज, क्योंकि वो 2 पार्ट में मैंने बांटा है। ठीक, लिखा होगा सप्लाई बाय वे ऑफ 8 पॉइंट नंबर 8 करके लिखा हुआ है, सप्लाई बाय वे ऑफ एज पार्ट ऑफ एनी सर्विसेज और इन एनी अदर मैनर व्हाटएवर ऑफ गुड्स, whatsoever of goods का being food, जिसमें शामिल है खाना, और any other article for human consumption or any drink other than alcoholic liquor for human consumption where such supply or services is for cash, deferred payment or other valuable consideration। ये हमारा that particular thing will be treated as supply of service, that particular thing will be treated as supply of service। अभी हमारे will be treated as supply of service। देखते हैं क्या है, शुरुआत करेंगे।
हम लोग जॉब वर्क के बारे में पहले जानते थे कि जॉब वर्क में कुछ हिस्सा सर्विस का होता है, कुछ सेल ऑफ गुड्स का होता है। ना 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 ना, वो झंझट खत्म हो रहा है। अब वो पार्ट वाला हिसाब किताब, या तो अब सेल ऑफ गुड्स, या तो अब सप्लाई ऑफ गुड्स, या तो अब सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा सर, तो ये सिस्टम है। और शेड्यूल 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हम स्टार्ट करेंगे आपके अपने शेड्यूल नंबर 1 से, जो आपको डिफाइन करेगा फिर से उन 5 पॉइंट्स को। शेड्यूल नंबर 1 में 5 पॉइंट हैं। मैटर्स टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल नंबर 2, मैटर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहां पर विदाउट कंसिडरेशन नहीं लिखा, इसका मतलब यहां पर विद कंसिडरेशन भी शामिल होगा, और एक जगह ऐसी आएगी जहां पर विदाउट कंसिडरेशन भी इसमें शामिल होगा। तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल, आप शेड्यूल नंबर 1 पर आइए। और हम लोगों ने शेड्यूल नंबर 1 में देखा था परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। याद आया? बिल्कुल सर याद आया। लेकिन उस समय किसी ने ये नहीं सोचा, अब पूछ तो सकते नहीं, मैं तो बोल नहीं सकता किसी ने ये नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं सोचा कि सर परमानेंट की जगह अगर टेम्पोरेरी हो। सोचा था? यस सर सोचा था। वो सॉल्यूशन आज मिलेगा। परमानेंट डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। जी, ये हमारा था लास्ट क्लास का पहला पॉइंट शेड्यूल नंबर 1 का, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। और इसमें मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि अगर हम विदाउट कंसिडरेशन, दिमाग में ये चीज सेट कर लें, वी आर जस्ट गोइंग टू डू द स्टडी ऑफ शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर मीन्स द थिंग्स विच आर रिटन ओवर हियर आर विदाउट कंसिडरेशन। अब चाहे मैं बोलूं या चाहे ना बोलूं, ये विदाउट कंसिडरेशन ही। अब चाहे मैं बोलूं, अब चाहे मैं ना बोलूं, आपको दिमाग में ये चीज आना चाहिए, शेड्यूल 1 मीन्स विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 मीन्स विदाउट कंसिडरेशन। तो शेड्यूल 1 का पहला पॉइंट है परमानेंट ट्रांसफर और परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। वहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने अपने किसी कंप्यूटर को किसी कॉलेज को डोनेट कर दिया, तो क्या वो सप्लाई हो गया? जी सर, वो सप्लाई हो गया। और आपने उसके बारे में हम लोग को स्टोरी भी बताई थी। अ बिजनेस एंटिटी डोनेटिंग इट्स ओल्ड कंप्यूटर टू स्कूल, इट इज कवर्ड अंडर GST। जी, परमानेंट होगा। और इसके लिए मैंने आपको एक निगेटिव पॉइंट भी बताया था कि इसका डबल इंपैक्ट पड़ रहा है SSC के ऊपर, ITC का रिवर्सल एंड द परमानेंट ट्रांसफर के समय टैक्स का लगना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, और वहां पर टेम्पोरेरी ट्रांसफर की बात नहीं हुई थी। अभी फिलहाल छोड़ देते हैं टेम्पोरेरी ट्रांसफर को लेकर के। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, टेम्पोरेरी एप्लीकेशन ऑफ एनी बिजनेस एसेट टू अ प्राइवेट और नॉन बिजनेस यूज। सर ऊपर अगर परमानेंट को बता रहा है तो दूसरा किसको बता रहा है? टेम्पोरेरी एप्लीकेशन। टेम्पोरेरी एप्लीकेशन नॉट ट्रांसफर, टेम्पोरेरी एप्लीकेशन नॉट ट्रांसफर। मैंने कहां लिखा है टेम्पोरेरी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स टू अ प्राइवेट और नॉन बिजनेस यूज? कहां लिखा है सर? आपने नहीं लिखा। इसका मतलब हम लोग तो यही मान रहे थे, यही है ऊपर वाला परमानेंट और नीचे वाला टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी एप्लीकेशन, it cover any kind of application of business asset to a private or non-business use even on temporary basis. A car provided by a company to its director for business and for its personal use. The car has not been transferred. The car has not been transferred temporarily. तो सर ट्रांसफर ऑफ गुड्स और एप्लीकेशन में फर्क होता है, आते हैं। तो टेम्पोरेरी एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट्स टू अ प्राइवेट और नॉन बिजनेस यूज, टेम्पोरेरी एप्लीकेशन नॉट ट्रांसफर। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज टेम्पोरेरी एप्लीकेशन एंड नॉट ट्रांसफर। पहला था परमानेंट ट्रांसफर और दूसरा है टेम्पोरेरी एप्लीकेशन विदाउट कंसिडरेशन। हमने अपने डायरेक्टर को एक कार दे दी, मैंने कहा भाई इससे घूमना फिरना, ऐश करना और इससे अपनी बिजनेस प्रीमाइसेस तक भी लाना और ले जाना। स्टेटस का सवाल है भाई, तुम्हारी स्टेटस का सवाल है, हमारी भी स्टेटस और रेपो का सवाल है। वो कवर है शेड्यूल नंबर 1 में। सर बिल्कुल सही है, वो दिमाग में है। तो परमानेंट ट्रांसफर एंड टेम्पोरेरी एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट्स। थर्ड जो हम लोगों ने देखा था, सर्विस पुट टू अ प्राइवेट और नॉन बिजनेस यूज। मैंने आपको टाटा और रिलायंस का इसमें एक एग्जांपल दिया था कि टाटा या रिलायंस कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सर्विसेज देती है। जिस तरह हम अपने एम्प्लॉयज़ को गुड्स देते हैं, उस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को सर्विसेज देते हैं कि भाई आप ये लो मोबाइल की सर्विस आप फ्री में यूज़ करो। तो टेम्पोरेरी नहीं, परमानेंट नहीं, सर्विसेज। ये कोई परमानेंट और टेम्पोरेरी नहीं हो सकता। सर्विस अगर हम यूज़ करने के लिए दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब तक आप मेरे यहाँ रहोगे तब तक आप सर्विसेज यूज़ करोगे। सर्विसेज पुट टू यूज फॉर अ प्राइवेट और नॉन बिजनेस पर्पजेस। इज इट क्लियर? ये भी हमने क्या माना था?
सप्लाई ऑफ सर्विस। पहला वाला परमानेंट ट्रांसफर, सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरा टेम्पोरेरी एप्लीकेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स। तीसरा सर्विसेज पुट टू यूज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। याद आ गया सर। एसेट रिटेन्ड आफ्टर डी रजिस्ट्रेशन, क्लियर था सर। यानी आप अपने बिजनेस का डी रजिस्ट्रेशन या कैंसिलेशन करवा लेते हैं, उसके बाद आपके पास जो एसेट बचती है वो आपकी सेल मान ली जाएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स मान ली जाएगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स। ये हम लोगों ने देखा था, और इसमें भी डबल मार्क पड़ती है, वो हम लोगों ने भी वो भी देखा था। ठीक है सर। लास्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अनदर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल पर्सन इन द कोर्स और furtherance of business, provided that the supply of goods by a registered taxable person to a job worker in terms of section 43A shall not be treated as supply of goods। हमने आपको बताया था कि अगर हम जॉब वर्कर को सामान भेजते हैं ताकि उसमें वो प्रोसेस करके सामान को मेरे पास वापस भेज दे, तो वो जॉब वर्क का काम होता है। वो जॉब वर्कर है, he is not going to purchase the goods which I am just going to send him for the purpose of processing work. After doing the processing work, I'll get my goods back at my own premises, or I'll transfer the goods from the premises of job worker directly to the third party। Clear? ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं जॉब वर्कर की और मैं अपनी बात करूं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है वो सेक्शन 43A में देखेंगे, सेक्शन 43B में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मैंने बोला है एग्रीगेटर का सेक्शन 43B में बात करेंगे सेक्शन, और 43A में जॉब वर्कर की बात करेंगे। चले, तो जॉब वर्कर की बात डिटेल में होगी, लेकिन शेड्यूल नंबर 1 में कहा गया है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे को सामान ट्रांसफर करता है या सर्विसेज देता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल टू अनदर टैक्सेबल और टू अनदर नॉन टैक्सेबल पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर मैं किसी बंदे को कोई गुड्स सप्लाई करता हूं या किसी बंदे को कोई गुड्स सर्विसेज सप्लाई करता हूं, पैसे बिना लिए हुए, क्योंकि हम शेड्यूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जो मेरे बिजनेस को और फर्दरेंस करेगा, जिसमें जॉब वर्क शामिल नहीं है, तो वो सर ऐसा कौन सा केस हो सकता है जब हम किसी को अपना गुड्स ट्रांसफर करते हैं या सर्विसेज देते हैं और उसके बावजूद हमारे बिजनेस को प्रमोशन मिलता है और गुड्स मेरे यहाँ से निकल जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। सर फ्री सैंपल, हाँ सर, 1-to-1 स्कीम, 3 get 4 स्कीम, जी हाँ सर, यही तो है वो है। और मैंने आपको कहा था बिजनेस प्रमोशन में बहुत दिक्कत आने वाली है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लोगों की बिगड़ने वाली हैं। ये है विदाउट कंसिडरेशन का सिस्टम, उसको भी हम लोगों ने सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान ली हैं। विदाउट कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपका फ्री बेनिफिट अब फ्री नहीं रहने वाला। द गवर्नमेंट वांट टू गेट इट्स ड्यूटी और टैक्स। क्लियर है जी सर। अब हम आएंगे शेड्यूल नंबर 2 पर। अब याद रखेंगे विदाउट कंसिडरेशन वाला हिसाब किताब हम लोगों ने अलविदा बोल दिया, लेकिन बार बार जरूरत पड़ेगी। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एसेट, टेम्पोरेरी एप्लीकेशन ऑफ अ बिजनेस एसेट, सर्विसेज पुट टू यूज फ्री, सर्विसेज पुट टू यूज एट फ्री ऑफ कॉस्ट। फोर्थ हम लोगों ने देखा था जी, एसेट रिटेन्ड आफ्टर डी रजिस्ट्रेशन एंड द सप्लाई ऑफ गुड्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हम लोगों ने देखा। अब हम शेड्यूल 2 की बात करेंगे। टाइम लेगा ये, इट विल टेक टाइम, सब्सटेंशियल पोर्शन कवर करेगा टाइम का आपका, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर कवर हो गया तो रिवीजन हम लोग का बहुत आसानी के साथ होगा और बिना किसी प्रॉब्लम के होगा। इज इट क्लियर? मैं चलता हूं शेड्यूल नंबर 2 में। शेड्यूल नंबर 2 की अगर हेडिंग देखें तो वर्ड साफ साफ लिखा है मैटर्स टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पहला है, कुल मिलाकर के इन टोटालिटी दे आर 6 पॉइंट्स। इन टोटालिटी दे आर 6 पॉइंट। शेड्यूल नंबर 1 में 5 पॉइंट थे, शेड्यूल नंबर 2 में 6 पॉइंट हैं। शेड्यूल नंबर 1 में आपके 5 पॉइंट थे और शेड्यूल नंबर 2 में आपके 6 पॉइंट्स आते हैं। जो शेड्यूल नंबर 1 है वो कहता है, बता दिया, शेड्यूल नंबर 2 है उसका पहला पॉइंट कहता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। जी, हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफर के केस की बात कर रहे हैं। किसकी?
ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बोलेगा। पॉइंट नंबर 3 ट्रीटमेंट और प्रोसेसेस के बारे में बोलेगा, जॉब वर्क। पॉइंट नंबर 4 ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स के बारे में बोलेगा। पहला बताया ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ व्हाट, मैंने क्या नाम लिया, ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स जी। दूसरा मैंने बताया ट्रांसफर के बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बताया। तीसरा मैंने बताया ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद फिर से ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस एंड अगेन फोर्थ नंबर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स नहीं है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, इसके बारे में बात करेंगे। The following shall be treated as supply of services. So the following shall be treated as supply of goods. That is over. Now we have to cover these 6 points. बोलने में तो बस ये 6 पॉइंट हैं कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रीटमेंट और प्रोसेसेस, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, फिफ्थ बताया आपको द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड द लास्ट वन सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड द लास्ट वन फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर मैं 6 पॉइंट पहले बता दूं आपको तो शायद आप तो किनारे हो जाएंगे एक पॉइंट को लेकर के। चलिए बाद में बताते हैं, सर्विस टैक्स को भी उसमें हम कंबाइन करके बताएंगे, डिटेल में बता देंगे। चलते हैं पहले पॉइंट की बात करते हैं, ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ व्हाट, मैंने शुरू में आते ही बोला ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। हम किसी सामान के ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन केवल ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम ओनरशिप भी ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर का मतलब ये लो पेन, आपने पेन ले ली, दैट इज द ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वेदर द ओनरशिप ऑफ दिस पेन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम माय साइड टू यू, इफ यस देन फर्स्ट वन, इफ नो द फोर्थ वन। अब समझ में आया जी। तो ट्रांसफर की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड गुड्स। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सर इसमें बोलना क्या है, आपने शुरू में बोला द फॉलोइंग मैटर्स आर टू बी ट्रीटेड एज, मींस मैटर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो पहला तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। हम अगर किसी बंदे के पास जाते हैं, दुकानदार के पास पेन खरीदने के लिए, वो पेन हमें देता है, मैं उसको पैसा देता हूं, नाउ आई एम द ओनर ऑफ दैट पेन, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड दिस इज द प्योर सप्लाई ऑफ गुड्स। हु कैन स्टॉप टू से इट? कौन मना कर सकता है कि भाई दिस इज नॉट द सप्लाई ऑफ गुड्स, दिस इज द सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। दूसरा, एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और ऑफ राइट इन गुड्स। तो एक काम करें आप, पेज नंबर सीधे सेकंड पेज का एनालिसिस पार्ट है ना, वहां से पिक कर लेते हैं। फिर से आते हैं शेड्यूल नंबर 2 के पॉइंट नंबर 1 का जो मेन हेडिंग है ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ टाइटल मींस चेंज ऑफ ओनरशिप। दिस इज द, आगे मैंने एसओजी लिखा है, एसओजी का मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ सर, उसमें है मेयर ट्रांसफर ऑफ कस्टडी और पोजीशन ओवर गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर डजंट अमाउंट टू ट्रांसफर ऑफ टाइटल। बिल्कुल सही है। गिविंग द प्रॉपर्टी ऑन रेंट, इट इज नॉट द सप्लाई ऑफ गुड्स, it is not the supply of goods because title is still with me। मैं आपको अपनी कोई चीज किराए पर दूं, क्या वो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स है? नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल मैं गलत बोल रहा हूं। दिस इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स बिकॉज आई हैव गिवन यू द गुड्स टू यूज ओनली, आई हैव गिवन यू अ राइट टू यूज द एसेट ओनली। Is it clear? This is not the supply of goods. तो supply of goods होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है there must be a transfer of ownership from one person to another. Illustration number 2. A car manufacturing company sold 2 cars to Mr. P and the registry of those truck is also made in the name of P. This will constitute transfer of title in goods. हाँ, this is the supply of goods. ये supply of goods है। पहले केस में मैंने आपको कोई चीज किराए पर दी, मैंने अपनी कार आपको किराए पर दे दी, this is not the transfer of title in goods, but in the second case I have sold it out to you with ownership, now you are the owner, this is the supply of goods। पहला समझ में आया सर, सप्लाई ऑफ गुड्स। ट्रांसफर का पहला था सप्लाई ऑफ गुड्स, समझ में आ गया। ट्रांसफर का पॉइंट नंबर 2, एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और राइट इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स without the transfer of title thereof is a supply of service।
ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, नॉट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स है। तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, ट्रांसफर ऑफ राइट है, राइट फ्रॉम माई साइड टू द योर साइड, और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। एसओएस है, एसओएस का मीन्स सप्लाई ऑफ सर्विस। जी, पहला हम लोगों ने देखा ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरा हम लोगों ने देखा ट्रांसफर ऑफ गुड्स और ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर आप नहीं भी बोलेंगे तो भी हमें मालूम है। मैंने पहले वाले केस में आपको कार दी थी, आप कार के ओनर बन गए थे, दैट वाज द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। दूसरा, मैंने आपको कार दी, मैंने कहा आप अपना काम कर लो, जहां घूमना घामना है घूम लो, कार मुझे वापस कर देना जैसे ही आपका पर्टिकुलर पर्पस पूरा हो जाए, चाहे बिजनेस पर्पस चाहे पर्सनल पर्पस है। आई एम नॉट कंसर्न विद दैट थिंग। दिस इज नॉट द सेल ऑफ गुड्स, दिस इज नॉट द सप्लाई ऑफ गुड, दिस इज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बिकॉज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट और completion of a particular time you will return back it to me। जी सर। point number 3, any transfer of title in goods under an agreement, transfer हो रहा है क्या, title in goods, कैसे, agreement के तहत, which stipulates that property in goods will pass at a future date upon payment of full consideration as agreed is a supply of goods। पहला मैंने बताया कि आज आप सामान लेने आते हो, हमने आपको सामान ट्रांसफर कर दी टाइटल के साथ, दिस इज द सप्लाई ऑफ गुड्स। आप हमसे सामान लेने आए, मैंने सामान दे दिया, बट उस सामान पर अभी भी मेरा कब्जा है, दिस इज नॉट द सप्लाई ऑफ गुड, दिस इज द सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड थर्ड, मैं बता रहा हूं कि आप मुझसे सामान लेने आए, मैंने आपसे कहा ठीक है सामान आपका होगा, लेकिन जितना भी इसका इंस्टॉलमेंट बनता है ना, आप सारा जिस दिन इंस्टॉलमेंट दे देंगे, सामान आपका, सामान आपका। जिस दिन आप हमें सारा लास्ट पेमेंट दे देंगे, मैंने कहा ये सामान ले जाओ, कार की टोटल पेमेंट 10 किस्तों में कर देना। एज एंड व्हेन यू विल मेक द पेमेंट ऑफ 10th और लास्ट इंस्टॉलमेंट, यू विल बिकम द ओनर ऑफ दैट गुड्स। दिस इज द सप्लाई ऑफ गुड्स, दिस इज द सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी तक 3 चीजें देखी, ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, अभी तक 3 चीजें देखी। पहला, सामान मैंने दे दिया, सामान मैंने यूज करने के लिए दिया, सामान मैंने फ्यूचर इंस्टॉलमेंट के लिए दिया, बिल्कुल सही है, दिस इज द ट्रांसफर, हो गया खत्म। पॉइंट नंबर 1 इज ओवर। इन टोटलिटी दे आर 6 पॉइंट, आउट ऑफ विच फर्स्ट पॉइंट इज फिनिश। सेकंड पॉइंट मैंने बताया लैंड एंड बिल्डिंग, और बहुत आसान है, केवल आप लैंड एंड बिल्डिंग याद करो, आंख बंद करो, याद आएगी किसकी, जमीन की, जमीन और बिल्डिंग की याद आनी चाहिए। और ये मैंने ट्रांसफर नहीं किया है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स क्लॉज नंबर 1, लेकिन यहां पर हम आपको लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई, और दूसरा एनी लीज और letting out of the building including a commercial, industrial or residential commercial complexes for business or commerce either wholly or partly is a supply of service। यानी इसमें जो दोनों बताया गया, लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे आप लिख दें सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एसओएस लिख दें, लैंड एंड बिल्डिंग की जहां हेडिंग पॉइंट नंबर 2 दिया उसके नीचे लिख दें सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी इसमें जितने पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये दोनों के दोनों पॉइंट हमारे सप्लाई ऑफ सर्विस को बताते हैं। यानी पॉइंट नंबर 1 जो मैंने बताया था उसमें पहला सप्लाई ऑफ गुड्स था, दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विस था, तीसरा सप्लाई ऑफ गुड्स था फ्यूचर डेट पर। यहाँ जो अब हम लैंड एंड बिल्डिंग की बात करने जा रहे हैं, अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो जो 2 पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये दोनों के दोनों हमारे सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं। शेड्यूल 1 में बात करें, 5 पॉइंट देखे थे विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन, पहला परमानेंट ट्रांसफर, टेम्पोरेरी एप्लीकेशन, परमानेंट ट्रांसफर, टेम्पोरेरी एप्लीकेशन। देखो दिमाग से मेरे भी उतर रहा है जी। सर्विसेज पुट टू यूज प्राइवेट और नॉन बिजनेस यूज, एसेट रिटेन्ड आफ्टर डी रजिस्ट्रेशन, और लास्ट हम लोगों ने 5th पॉइंट बताया था सप्लाई ऑफ गुड्स, जो स्कीम के तहत था। जी सर, तो ये 5 हम लोगों ने पॉइंट देखा। शेड्यूल नंबर 1 में पहला देखा ट्रांसफर, ट्रांसफर में ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सामान दे दिया, पैसा ले लिया, टाइटल ट्रांसफर हो गया, सेल ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सामान ट्रांसफर कर दिया, ओनरशिप नहीं दिया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सामान दे दिया, फ्यूचर में पेमेंट करते रहना, सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा,
दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें जो 2 पॉइंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बोथ ऑफ दीज 2 पॉइंट्स बिलोंग्स टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी लैंड एंड बिल्डिंग की बात आएगी, लीज, टेनेंसी, लाइसेंस, ईजमेंट टू ऑक्यूपाई लैंड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। बिल्कुल सही बात है, और हम लोगों ने पहले भी डिफाइन कर रखा है पिछले क्लासेस में, लीज क्या होता है, टेनेंसी क्या होती है, ईजमेंट आज हम लोग देखेंगे। लीज का मतलब इट मीन्स अ लीगल एग्रीमेंट, लाइसेंस का मतलब इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। मैंने क्लियर कट लास्ट क्लास में भी आपको इस चीज़ की डेफिनेशन दी थी। लीज मीन्स इट्स अ लीगल एग्रीमेंट, लाइसेंस मीन्स इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो लीज मीन्स अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच मनी इज पेड इन ऑर्डर टू यूज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और व्हीकल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जी सर। License is an official document from an authority, court, etc. that permits to do, have or own something. This is your license. बता चुके हैं इसके बारे में। Tenancy, a contract by which the owner of real property grants possession of that property to another in exchange for periodic payment of rent or money. जी, टेनेंसी का मतलब यही होता है कि हम अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देते हैं, उसके अगेंस्ट हम आपसे टेनेंसी चार्ज करते हैं, जिसको हम रेंट कहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ईजमेंट, ईजमेंट मतलब सुगमता, आसानी के साथ, इजी पर्पज से, द राइट टू यूज द रियल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पजेस। द राइट टू यूज द रियल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पजेस, दिस इज नोन एज ईजमेंट, सुविधा के पर्पज से। तो हमारा हो गया लीज, टेनेंसी, ईजमेंट एंड लाइसेंस, ये हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। अब जो मैं इसमें लैंड एंड बिल्डिंग में दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग। मेरे पास कोई बिल्डिंग है, मेरे पास कोई घर है, चाहे वो कॉमर्शियल है और चाहे वो नॉन कॉमर्शियल है। अगर मैं उस बिल्डिंग को या घर को या कॉम्प्लेक्स को मैं आपको किराए पर दे देता हूँ बिजनेस करने के लिए, फॉर बिजनेस और कॉमर्स, फॉर रेजिडेंशियल पर्पस नहीं, फॉर बिजनेस और कॉमर्स, ईदर होली और पार्टली इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। जी, 2 चीज़ें मैंने देखी, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट एंड लाइसेंस ऑफ एनी गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। दूसरा, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग, कोई भी बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल, किसी भी तरह की बिल्डिंग को अगर आपने लेट आउट किया है तो ऊपर में ही कवर हो गया था जी, इसको बस 2 पार्ट में तोड़ दिया है थोड़ा इजी करने के लिए, तो वो स्पेशली सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। ठीक है ना। थर्ड है आपका ट्रीटमेंट और प्रोसेस, यानी लैंड एंड बिल्डिंग सीधे ट्रांसफर ऑफ टाइटल तो फर्स्ट में आ गया था, लैंड एंड बिल्डिंग स्पेसिफिकली बोला है और यहाँ पर केवल लीज, टेनेंसी, लाइसेंस और ईजमेंट के लिए बताया है। हो गया, पॉइंट नंबर 2 इज ओवर, दैट्स एनफ। पॉइंट नंबर 3, ट्रीटमेंट और प्रोसेसेस। सर ये ट्रीटमेंट और प्रोसेसेस की बात नहीं समझ में आई, और जरा ढंग से देखिए, यहाँ सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, SOS लिखा है, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको शेड्यूल नंबर 1 का जो लास्ट पॉइंट बताया था कि उसमें जॉब वर्क नहीं शामिल होता, क्योंकि जॉब वर्क के लिए हिसाब किताब क्या बना है, मैंने आपको सामान दिया जॉब वर्क करने के लिए, और उसमें अगर आपने प्रोसेस करके सामान मुझे वापस कर दिया तो दिस वॉज नॉट द सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन ऐसे पहले नहीं होता था, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती थी और केस टू केस डिफर करता था, ढेर सारे केस लॉस थे और लैंडमार्क डिसीजंस थे। लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम खत्म। मैंने आपको कोई सामान जॉब वर्क के लिए दिया, उसके लिए पूरा एक प्रोविजन बना है, सेक्शन 43 है। मैंने बार बार बोला है कि वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन पर्टिकुलर सेक्शन। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू गिव यू एन इंट्रो। हर चीज़ का इंट्रो चल रहा है, शुरुआती दौर में हम हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इन डिटेल वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। अच्छा, तो मैं वापस आता हूँ। मेरे पास सामान था, मैं सामान मैन्युफैक्चर करता हूँ और उसको सप्लाई करता हूँ, लेकिन उसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको सामान भेजा और आपने उसमें प्रोसेस करके मुझे सामान वापस कर दिया। दिस इज द जॉब वर्क। यू आर द जॉब वर्कर, यू आर अ जॉब वर्कर, आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, यू आर अ कॉन्ट्रैक्टिंग। आई एम अ प्रिंसिपल, यू आर माई जॉब वर्कर, आई एम अ प्रिंसिपल, यू आर माई एजेंट।
आई डिडंट सोल्ड आउट टू यू, मैंने आपको सामान तो बेचा ही नहीं, मैंने आपको सामान तो बेचा ही नहीं, लेकिन आपने हमें सर्विसेज दी, ये तो पक्का है, सामान में प्रोसेसिंग करके, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। ट्रीटमेंट और प्रोसेसेस, ट्रीटमेंट और प्रोसेसेस ये आपके लिए है कि आपके पास जो सामान आया है जॉब वर्क के लिए, उसमें आप प्रोसेस करके सामान को वापस भेज देते हैं हमको, तो आपके ऊपर सर्विस टैक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सप्लाई ऑफ सर्विस लगेगा। और मैंने जो आपको सामान ट्रांसफर किया था, दैट वाज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि मैं तो सामान किसी तीसरे को बेचूंगा, ट्रांसफर करूंगा या फ्री में दूंगा तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, या उसको मैं अपने किसी डायरेक्टर को दूंगा तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा, या मैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करूंगा तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। हो गया, आगे चलते हैं। तो 3 पॉइंट हम लोगों ने देखा। पहला ट्रांसफर, 3 पॉइंट था, सामान ट्रांसफर किया टाइटल के साथ, हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स। सामान ट्रांसफर किया, टाइटल नहीं ट्रांसफर की, दैट वाज सप्लाई ऑफ सर्विस। सामान ट्रांसफर किया और फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मिलेगा हमको, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे तब तक आपका सामान नहीं होगा टाइटल, ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स था। दूसरा हम लोगों ने ट्रांसफर के बाद लैंड एंड बिल्डिंग की बात की, और मैंने कहा था जब जब लैंड एंड बिल्डिंग की बात है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लीज, टेनेंसी, लाइसेंस, ईजमेंट, दैट्स इट। और ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या होती हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तीसरा मैंने ट्रीटमेंट और प्रोसेसेस की बात आपके लिए, यू आर अ जॉब वर्कर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यू ओनली, यू हैव गिवन मी द सर्विसेज, दिस इज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट नंबर 4, 6 में से 3 पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 विल टेक मच टाइम, और आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, इसमें मज़ा आने वाला है, मज़ा इज अबाउट टू कम। क्या है इस पॉइंट नंबर 5 में? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। सर 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 सर